जहां हर धड़कन एक कहानी कहती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र, पटना में एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। चिकित्सा क्षेत्र में अपने 20 वर्षों के इस लंबे सफर और गहन अनुभव, जिसमें एम्स नई दिल्ली भी शामिल है, को मैं अब यस डॉक्टर के जरिए आपके बीच ला रहा हूं। यहां मैं आपको आईसीयू के उन बंद दरवाजों के पीछे ले जाऊंगा, जहां जिंदगी और मौत के बीच की जंग हर सेकंड लड़ी जाती है। आज की कहानी का नाम है फेफड़ों में छिपा अदृश्य दुश्मन। ये एक 47 साल की महिला की कहानी है। रात के 3 बज रहे थे। हॉस्पिटल के गलियारे शांत थे। इमरजेंसी बे में एक मरीज आती है। 47 साल की एक महिला सीमा स्ट्रेचर पर थी। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। वो हवा के लिए तड़प रही थी, जैसे कोई उसे पानी के नीचे दबा रहा हो। नर्स: डॉक्टर, ऑक्सीजन सैचुरेशन 82% पर गिर गया है, बीपी शूट कर रहा है। मैंने स्टेथोस्कोप सीमा के सीने पर रखा। वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी क्रैकिंग आवाज थी, जैसे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा हो। फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे। हमने उसे तुरंत हाई फ्लो ऑक्सीजन पर डाला, लेकिन स्थिति काबू से बाहर थी। सीमा की आंखें फटी की फटी थीं, उनमें मौत का खौफ साफ दिख रहा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास सांस लेने तक की ताकत नहीं बची थी। आईसीयू में अफरा तफरी बची थी। 47 साल की सीमा सांस के लिए तड़प रही थी। क्या ये निमोनिया था या हार्ट फेलियर? जब एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया, सुराग मिला सीमा के घर की सीलन भरी दीवारों और एक पुरानी पक्षियों के दरबा से। आज यस डॉक्टर में हम एक ऐसी खांसी का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया मामूली इन्फेक्शन समझकर छोड़ देती है, लेकिन वो फेफड़ों को अंदर ही अंदर पत्थर बना रही थी। याद रखिए, अगर आज हमने इसको नहीं पकड़ा तो सीमा के फेफड़े हमेशा के लिए जवाब दे देंगे। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। सीमा की कहानी आज रात शुरू नहीं हुई थी। ये मिशन महीनों से चल रहा था। सीमा एक स्कूल टीचर थी। 4 महीने पहले उसे एक हल्की खांसी शुरू हुई। उसने सोचा, बदलते मौसम का असर है। उसने कफ सिरप लिया, घरेलू नुस्खे अपनाए। खांसी थोड़ी कम हुई, लेकिन पूरी तरह गई नहीं। फिर एक नया सुराग मिला। सीमा को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होने लगी। वो जल्दी थक जाती थी। उसने सोचा कि शायद वजन बढ़ गया है या उम्र का असर है। यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सीमा ने खुद का इलाज किया और डॉक्टर के पास जाने में देरी की। जब खांसी के साथ उसे हल्का बुखार रहने लगा, तब वो एक लोकल क्लिनिक गई। उसे एंटीबायोटिक्स दी गईं, निमोनिया समझकर। लेकिन रिपोर्ट्स ने एक अलग कहानी बयां की। जब वो मेरे पास आई तो उसके चेस्ट एक्सरे में कुछ ऐसा दिखा जो निमोनिया नहीं था। उसके फेफड़ों के निचले हिस्से में जाली जैसी परछाइयां थीं, रेटिकुलर ओपेसिटीज। मेडिकल इंटेलिजेंस की भाषा में ये एक रेड अलर्ट था। ये दुश्मन कोई बैक्टीरिया नहीं था जिसे एंटीबायोटिक से मारा जा सके। ये कुछ और था जो सीमा के फेफड़ों के टिश्यू को स्कार यानी जख्मी कर रहा था। सीमा को भर्ती किए 6 घंटे बीत चुके थे। हमने उसे सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक्स दी थी, ये मानकर कि ये एक जिद्दी निमोनिया है। लेकिन मॉनिटर पर आंकड़े झूठ नहीं बोलते। उसका ऑक्सीजन लेवल 85% से ऊपर जाने को तैयार ही नहीं था। तभी नर्स ने मुझे बुलाया। सर, सीमा का बीपी गिर रहा है और उसे मतिभ्रम यानी डिल्यूजन्स हो रहे हैं। मैं दौड़कर पहुंचा। सीमा बेड पर छटपटा रही थी, ऑक्सीजन मास्क खींचकर हटाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग ऑक्सीजन की कमी से पागल हो रहा था। उसके होंठ पूरी तरह नीले पड़ चुके थे। गलत दिशा, दी हार्ट फेलियर ट्रैप। मेरे जूनियर डॉक्टर ने कहा, सर, शायद ये निमोनिया नहीं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। फेफड़ों में पानी भर रहा है क्योंकि दिल पंप नहीं कर पा रहा। हमने तुरंत उसे डाईयूरेटिक्स यानी पानी निकालने की दवा दी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, कोई सुधार नहीं, बल्कि सीमा की किडनी पर दबाव बढ़ने लगा। हम एक जानलेवा जाल में फंस चुके थे। अगर हमने गलत अंग का इलाज जारी रखा तो सीमा के मल्टी ऑर्गन फेलियर की नौबत आ जाती। मैंने इलाज रोका और अमित को गलियारे में ले गया। अमित, मुझे सच बताओ, क्या सीमा घर के अलावा कहीं और जाती थी? कोई शौक, कोई पुरानी आदत? अमित ने याद करते हुए कहा,
डॉक्टर, वो पिछले साल तक एक पक्षीशाला, एवियरी यानी जहां चिड़ियों के बड़े बड़े दरबे रहते हैं, वहां वॉलंटियर करती थी। और हमारे घर की पिछली दीवार, वहां इतनी सीलन है कि वहां काली फफूंद की परत जम गई है। वो रोज वहां सफाई करती थी। मेरे दिमाग में एक बात आई, बर्ड फैंसियर्स लंग या मोल्ड्स। ये कोई साधारण इन्फेक्शन नहीं था, ये एक एलर्जिक अटैक था। सीमा के फेफड़े उन बारीक धूल के कणों और फफूंद यानी एंटीजेंस को दुश्मन मान चुके थे और उनके खिलाफ आत्मघाती जंग लड़ रहे थे। सीमा की सांसें अब सिर्फ 5-10 सेकंड के अंतराल पर आ रही थीं। टीम ने कहा, सर, हमें इसे वेंटिलेटर पर डालना होगा, लेकिन मैं जानता था कि अगर हमने वेंटिलेटर का हाई प्रेशर इस्तेमाल किया तो उसके पहले से ही कमजोर और सख्त हो चुके फेफड़े फट जाएंगे और न्यूमोथॉरेक्स हो सकता है। ये एक डेथ ट्रैप था। वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन वेंटिलेटर ही उसकी मौत बन सकता था। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। मेरे पास अब केवल एक रास्ता बचा था, एक ऐसा दांव जो अगर सही लगा तो सीमा बच जाएगी, नहीं तो। मैंने वेंटिलेटर को लास्ट रिजॉर्ट के लिए रखा और एक आखिरी बार सीमा के HRCT स्कैन को गौर से देखा। वहां फेफड़ों के ऊपरी और मध्य हिस्सों में छोटे छोटे दाने थे। ये पक्का सबूत था, ये हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस ही था। मैंने आदेश दिया, इसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन का हाई डोज पल्स इंजेक्शन दो। नर्स हिचकी, सर, अगर ये इन्फेक्शन हुआ और हमने स्टेरॉइड दिया तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा और ये मर जाएगी। ये मेरा कैलकुलेटेड रिस्क था। मैंने अपनी मेडिकल इंटेलिजेंस पर भरोसा किया। हमने वो हाई डोज इंजेक्शन सीमा की नसों में उतारा। अगले 6 घंटे हम सब उस बेड के चारों ओर बुत बनकर खड़े रहे। रात के 4 बजे थे। अचानक मॉनिटर की वो तेज बीप शांत हुई। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो 82% पर अटका था, धीरे से रेंगकर 86, फिर 89 और फिर 92% पर पहुंचा। सीमा के चेहरे की वो नीलिमा गायब हो रही थी। उसकी सांसें जो अब तक छोटी और तेज थीं, अब गहरी और लंबी होने लगीं। अगले दिन सीमा ने होश संभाला। उसने अपनी आंखें खोली और बिना मास्क के फुसफुसाई, मैं सांस ले पा रही हूं। लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। मैंने अमित को घर भेजा और कहा, जब तक वो दीवार ठीक नहीं होती और वहां से फफूंद साफ नहीं होती, सीमा घर कदम नहीं रखेगी। हमने लैब टेस्ट में पाया कि उसके खून में उस खास फफूंद के प्रति भारी मात्रा में एंटीबॉडीज थीं। 2 हफ्ते बाद सीमा अस्पताल के गेट से बाहर निकल रही थी। उसके फेफड़े अब पत्थर बनने से बच गए थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा, डॉक्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ताज़ा हवा की एक सांस की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है। अमित ने घर की पूरी मरम्मत करवाई और उस पक्षीशाला से भी दूरी बना ली। हमने उस अदृश्य दुश्मन के सप्लाई चेन को काट दिया था। सीमा अब सुरक्षित थी। दोस्तों, सीमा की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। आपका वातावरण आपका फेफड़ा है। अगर आपके घर में सीलन है, दीवारों पर काली या हरी फफूंद दिख रही है, तो आप हर पल जहर सांस में ले रहे हैं। इसे पेंट की खराबी समझकर न छोड़ें। पक्षियों से प्यार और सावधानी रखें, लेकिन अगर आप कबूतरों या पालतू पक्षियों के बहुत करीब रहते हैं और आपको सूखी खांसी रहती है, तो तुरंत फेफड़ों के डॉक्टर से मिलें। इसे बर्ड फैंसियर्स लंग कहते हैं। अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूलती है, तो सिर्फ एक्सरे पर भरोसा ना करें, HRCT और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएं। सीमा लकी थी क्योंकि उसका डायग्नोसिस सही समय पर बदल दिया गया, लेकिन याद रखिए, फेफड़ों की स्कारिंग यानी फाइब्रोसिस अगर एक बार हो गई तो उसे वापस ठीक करना नामुमकिन है। अपने घर को सांस लेने लायक बनाइए, सड़ी गली दीवारों के साथ समझौता मत कीजिए। अगर आपको ये मेडिकल थ्रिलर पसंद आया तो इसे शेयर करें। हो सकता है आपके किसी अपने के घर की दीवार उसे बीमार कर रही हो। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र। देखते रहिए यस डॉक्टर। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें।
यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने